हरियापुर गांव के उस शांत कोने में जहां तालाब की लहरें दिन भर गीत गाती थीं, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में चंद्रलेखा और सुलेखा अपने माता पिता के साथ रहती थीं। चंद्रलेखा, जा बेटा, तेरे बाबूजी खेत में हैं। दोपहर हो गई है, भूख से बेहाल होंगे, खाना दे आ। हाँ माँ, अभी लेकर जाती हूँ। चंद्रलेखा ने जल्दी से थाली में रखा खाना उठाया और दौड़ पड़ी खेत की ओर। खेत में पसीने से तरबतर उसका पिता फावड़े से मिट्टी पलट रहा था। चंद्रलेखा हाफती हुई पहुंची। पिताजी, आपके लिए खाना लाई हूँ। अरे बिटिया अच्छा हुआ जो तू आ गई। अरे बाप रे बाप, बड़ी तेज भूख लगी थी। आजा बेटा, आजा आजा आजा। बाप बेटी के उस मधुर पल में अचानक एक परछाई पसर गई। गांव का जमींदार भारी कदमों से खेत में आया। उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर हुकूमत की लकीरें थीं। हाँ, तो भाई फिर क्या सोचा है? मैंने बहुत कुछ सोचा और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम गांव के जमींदार हो, मगर जो तालाब मेरे घर के पास है वो मेरे दादाजी को राजा विक्रम के पूर्वजों ने भेंट में दिया था। उस पर तुम्हारा हक नहीं है। अरे वो पुरानी बात है, अब राजा विक्रम का शासन है। तुम्हारे तालाब का पानी सब किसानों के खेतों तक आता है और मैंने मना किया था कि बिना मेरी इजाजत के किसी और किसान को पानी मत देना। अरे तालाब मेरा है, पानी मेरा है और पानी सबका होता है जमींदार। तुम्हारी तरह मैं पानी का व्यापार नहीं करता। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करते हो। किसानों से पानी की कीमत वसूलते हो, जो नहीं दे पाते उनसे ब्याज पर धन उठवाते हो और फिर धीरे धीरे करके उनके खेत हड़प लेते हो, जमीन जायदाद हड़प लेते हो। हैं? मैं तुम्हें मनचाही कीमत देने को तैयार हूँ, बोलो। चले जाओ यहाँ से। मैं बिकाऊ नहीं हूँ और अपने पूर्वजों की जमीन तो मैं कभी नहीं बेचूंगा। जमींदार गुस्से से पैर पटकता हुआ लौट गया, पर उसकी आंखों में कोई साजिश चमक रही थी। पिताजी, आपको जमींदार से सतर्क रहना चाहिए। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। बिटिया, जीवन में कभी डरना नहीं, हमेशा सच्चाई का साथ देना। जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है ना? उस दिन पिता के बोले शब्द चंद्रलेखा के मन में हमेशा के लिए घर कर गए। कुछ देर बाद चंद्रलेखा थके कदमों से घर की ओर लौट चली। जमींदार क्रोध में तमतमाया हुआ अपनी हवेली लौट चुका था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अरे पिताजी, क्या बात है? आप इतने क्रोधित क्यों लग रहे हैं? बेटा, अभी तुम इन बातों को समझने के लिए बहुत छोटे हो। मैं जानता हूँ मैं बच्चा हूँ, पर सब बातें समझता हूँ। आप चाहे तो मुझसे अपनी मन की बात कह सकते हैं। तुम्हें देखकर कभी कभी गर्व होता है रतन। लगता है जो काम मैं नहीं कर सका वो तुम जरूर करोगे। कौन सा काम पिताजी? और पहले ये तो बताइए कि आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या बात है? गांव की सीमा पर जो तालाब है उसके किनारे उस किसान का घर है। उसकी 2 बेटियां और एक पत्नी है, लेकिन वो किसान तालाब का पानी पूरे गांव को मुफ्त में दे देता है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। ओ, तो फिर आप उससे तालाब मुंह मांगी कीमत पर खरीद लीजिए ना। क्या समस्या है? यही तो समस्या है बेटा, वो किसी भी कीमत पर तालाब बेचने को तैयार नहीं है। तो क्या हो गया? आप जमींदार हैं, कब्जा कर लीजिए। मैं चाह कर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तालाब राजा विक्रम के दादा ने उस किसान के पूर्वजों को भेंट में दिया था। अगर ये बात राजा तक पहुंची तो वो इस किसान के पक्ष में फैसला देंगे और मेरा अपमान होगा। एक जमींदार का अपमान मतलब उसकी पूरी सत्ता और रुतबा खत्म। अब समझ गया पिताजी, आप किसी साधारण नुकसान की वजह से परेशान नहीं हैं। उस तालाब में जरूर कोई रहस्य छिपा है जिसे आप जानते हैं, है ना? याद रखना रतन, उस तालाब को एक दिन हर हाल में पाना है, मतलब पाना है। ठीक है बेटा? जमींदार रतन के कान में कुछ फुसफुसाने लगा।
रतन की आंखें हैरानी से फैल गईं। चंद्रलेखा और सुलेखा आपस में बातें कर रही थीं। दीदी, रात हो गई है, पर पिताजी घर क्यों नहीं आए? हाँ, अब तो रात हो गई है, पिताजी कहाँ रह गए? तभी गांव का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ पहुंचा। अरे गजब हो गया, अरे गजब हो गया। रास्ते में जो गड्ढा है ना, लौटते वक्त तुम्हारे पिताजी का पैर फिसल गया, मुंह के बल गिरे और वही उनकी मृत्यु हो गई। उस सूचना ने जैसे सब कुछ रोक दिया था। चंद्रलेखा, सुलेखा और उनकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसे हो सकता है? कैसे? हमें भी बहुत अफसोस है, यकीन मानिए हम सब हैरान हैं, स्तब्ध हैं एकदम। अगले दिन चंद्रलेखा के पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरा गांव चंद्रलेखा और उसके परिवार को करुणा भरी नजरों से देख रहा था। कुछ घंटों बाद चंद्रलेखा की माँ बिस्तर पर बैठी हुई थी। चंद्रलेखा और सुलेखा की आंखों में भी आंसू थे। माँ, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। माँ, कल जमींदार पिताजी से जबरदस्ती तालाब खरीदने आया था। उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने पिताजी से कहा भी था कि जमींदार से सावधान रहना होगा। वो तो बरसों से हमारे तालाब और इस घर के पीछे पड़ा है। अब मुझे यकीन हो गया है, तुम्हारे पिताजी की मौत एक साजिश है। जरूर जमींदार ने ही ये सब करवाया होगा। तीनों माँ बेटियां जोर से रोने लगीं। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन अचानक चंद्रलेखा की माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। चंद्रलेखा और सुलेखा अपनी बीमार माँ के पास बैठी हुई थीं। मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा दिन तक जी पाऊंगी। मेरे जाने के बाद तुम दोनों बहनें आपस में मिलकर रहना और कभी झगड़ा मत करना। जब तक तुम दोनों एक साथ रहोगी, तब तक तुम सुरक्षित रहोगी और कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमें छोड़कर मत जाओ। पिताजी की भी हमें बहुत याद आती है। अगर आप भी चली जाओगी तो हम किसके सहारे जिएंगे? माँ, हम आपकी बात हमेशा मानेंगे। अब से तुम सुलेखा की एक बड़ी बहन ही नहीं, बल्कि एक माँ की तरह भी ख्याल रखना। इसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। इतना कहकर चंद्रलेखा की माँ की सांस टूट गई। चंद्रलेखा और सुलेखा फूट फूट कर रोने लगी। चंद्रलेखा मिट्टी में कुछ बो रही थी। सुलेखा पास बैठी थी। माँ और पिताजी हमें अकेला छोड़ गए, लेकिन तू चिंता मत कर, अब से मैं ही तेरी माँ हूँ। दीदी, अब हम क्या करेंगे? मैं अकेली खेत जोतूंगी। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। मेहनत करेंगे और धरती का सीना चीरकर अनाज उगाएंगे, क्योंकि हम दोनों किसान की बेटियां हैं। चंद्रलेखा धूप में अकेले काम करने लगी। तभी गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आ पहुंचा। अरे चंद्रलेखा बेटिया, अब तुम्हारी उम्र ही क्या है, इतना बोझ कैसे सह पाओगी? देखो, अगर खाने पीने में दिक्कत हो तो मैं सुबह दोपहर शाम का खाना तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा। मुखिया जी, हम किसान की बेटियां हैं। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आदत नहीं। हम धरती का सीना चीरकर अन्न उगाना जानते हैं। ये हमारे खून में शामिल है। मुझे तुम्हारे पिता पर गर्व था और अब तुम पर है बेटा, है ना? चलो। मुखिया की आंखों में आंसू आ गए और वो चला गया। चंद्रलेखा अकेली खेत में काम कर रही थी। तभी जमींदार आ पहुंचा। देखो, तुम्हारी माँ और पिता अब नहीं रहे। तुम और तुम्हारी छोटी बहन अब अनाथ हो चुकी हो। कब तक खेत जोत कर उसका पेट पालोगी? कुछ साल बाद तेरी भी शादी की उम्र हो जाएगी, फिर क्या करोगी? तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। साफ साफ बोलो, तुम चाहते क्या हो? अरे भाई, मैं अब भी इस तालाब और तुम्हारे घर को मुंह मांगी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। बोलो। नामुमकिन।
मैं अपना तालाब और घर तुम्हें कभी नहीं बेचूंगी। जो परंपरा मेरे पिता ने निभाई वही मैं भी निभाऊंगी। अगर तुम फिर से यहाँ आए तो मैं सीधे राजमहल जाकर राजा विक्रम को तुम्हारे हर काले कारनामे की जानकारी दूंगी। अरे आखिर कब तक तुम इस तालाब की मालकिन बनी रहोगी? तुम्हारा पिता भी यही दावा करता था, चला गया ना। हाँ। मैं जानती हूँ मेरे पिता की मौत प्राकृतिक नहीं थी, वो हत्या थी। और अब मेरा शक तुम पर है। इसे यही खत्म कर दो, नहीं तो मैं राजा विक्रम से न्याय मांगने जाऊंगी। अगर तुम दोषी पाए गए तो तुम्हारी फांसी तय है। ये सुनकर जमींदार घबरा गया। तू अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करती है। तू अपने पिता से भी एक कदम आगे निकली है। रुक जा, तुझे तो मैं देख लूंगा। हाँ। इतना बोलकर जमींदार गुस्से में जमीन पर पैर पटकते हुए चला गया। समय बीतता गया। 10 वर्ष गुजर चुके थे। चंद्रलेखा अब एक सुंदर और तेजस्वी युवती बन चुकी थी। वहीं सुलेखा की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। चंद्रलेखा अपने घर के चूल्हे के पास बैठकर सुलेखा के लिए खाना बना रही थी, जब अचानक गांव का मुखिया वहां आ गया। अरे बिटिया, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए मुखिया जी, क्या बात है? देखो, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। अब क्योंकि तुम्हारे माता पिता तो अब है नहीं, लड़के के माँ बाप ने मुझसे बात की है। बहुत बढ़िया खेती बाड़ी है उनके पास और देखने में भी सुंदर है। अब तुम 25 की हो चुकी हो बेटा। तुम्हारी जो आयु है वो विवाह की हो गई है अब। चंद्रलेखा की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई थी। मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि जब तक मैं अपनी छोटी बहन सुलेखा का विवाह नहीं कर लेती, तब तक अपने विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप उनको मना कर दीजिए। अगर वो चाहें तो मेरी छोटी बहन को देख सकते हैं। उसी समय सुलेखा वहाँ आ गई। दीदी, मेरा अभी विवाह करने का बिल्कुल मन नहीं है और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चंद्रलेखा की उदासी फिर मुस्कान में बदल गई। जैसी तेरी इच्छा। चंद्रलेखा, देखो बेटा, ये तीसरा रिश्ता है जो तुम ठुकरा चुकी हो। अगर ऐसे ही सबको मना करती रही तो फिर तुम्हारे लिए भविष्य में मुश्किलें होंगी बेटा। मुझे अपनी मुश्किलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी बहन को कभी कोई दुख न हो। मुखिया चला गया। कुछ देर बाद सुलेखा चंद्रलेखा को छेड़ते हुए बोली, आपको मुखिया जी से कहना चाहिए था कि आप विवाह के लिए तैयार हैं। बस शर्त ये है कि लड़का घर जमाई बनकर यहाँ रहेगा। मैं जानती हूँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तेरे और मेरे बीच कोई तीसरा आए। सुलेखा मुस्कुराई और जंगल घूमने की बात करने लगी। दीदी, मैं जंगल घूमने जा रही हूँ, जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती है, बस जंगल की गहराई तक मत जाना। सुलेखा मुस्कुराते हुए चली गई और जंगल के भीतर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। तभी अचानक उसके कानों में एक भेड़िए की गुर्राहट गूंज उठी। सुलेखा डर गई। अगले ही पल एक खूंखार भेड़िया उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा था, लेकिन ठीक उसी समय एक सुंदर युवक हाथ में मशाल लिए भेड़िए के सामने आ खड़ा हुआ। भेड़िया डरकर भाग गया। अच्छा हुआ समय पर आ गया, नहीं तो तुम भेड़िए के पेट में होती। तुम रतन हो ना, जमींदार के बेटे? हाँ, क्या जमींदार का बेटा होना गुनाह है? बोलो। तुम्हारे पिता पूरे गांव पर अत्याचार करते हैं और तुम जान बचाने का नाटक करते हो। रतन की आंखों में उदासी छा गई। अरे मैं सब जानता हूँ, सब मुझे उसकी नजरों से ही देखते हैं, लेकिन कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो। मैंने भी सुना है कि तुम्हारे पिता की मौत की वजह मेरे पिता बताए जाते हैं, पर मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अगर कभी मुझे पक्का सबूत मिल जाए तो मैं खुद उन्हें महल जाकर सजा दिलवाऊंगा। मैं अपने अच्छे कर्मों से अपने ऊपर लगे कलंक को धोना चाहता हूँ। पर मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? देखो, कुछ देर पहले तुम्हारी जान खतरे में थी। अगर मेरे मन में जरा सी भी बुराई होती तो मैं उस भेड़िए को क्यों रोकता? सोचो जरा। सुलेखा चुप हो गई और रतन की आंखों में झांकने लगी। न जाने क्यों तुम्हारी आंखें देखकर तुम पर भरोसा हो रहा है। क्या तुम सच कह रहे हो?
सुलेखा मुस्कुराई और जाने लगी। तभी रतन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम फिर कभी जंगल आओगी? क्यों, तुम्हें क्या जरूरत? अब तो मुझे तुम्हारी निगरानी रखनी होगी। क्या पता फिर कोई भेड़िया आ जाए तो कौन बचाएगा? सुलेखा मुस्कुराई और वहां से चली गई। लेकिन सच तो ये था कि उसके मन में अब रतन के लिए प्रेम की घंटियां बज चुकी थीं। उस दिन के बाद से सुलेखा रोज जंगल जाने लगी और रतन से मिलने लगी। कुछ ही दिनों में उनकी मित्रता प्रेम में बदल गई। आखिर हम दोनों कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे रतन? क्या हमारा विवाह हो भी पाएगा? इधर तुम्हारे पिता मेरे परिवार के दुश्मन हैं, उधर मेरी बड़ी बहन भी तुम्हें दोषी मानती है। रतन कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहाँ जमींदार आ गया। तो मतलब मेरे आदमी ने सही सूचना दी थी, तो चुपके चुपके मेरे दुश्मन की बेटी से मिल रहा है। कान खोल के सुन ले, मैं तेरा विवाह कभी इस किसान की बेटी से नहीं करवाऊंगा, समझ गया? बकवास मत कीजिए पिताजी। अगर मैं विवाह करूंगा तो सुलेखा से ही करूंगा, नहीं तो जीवन भर कुंवारा रहना पसंद करूंगा। ये मेरा फैसला है। एक बार जब मैं फैसला कर लेता हूँ ना, फिर पीछे नहीं हटता हूँ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तू सुलेखा को छोड़ देगा या फिर नहीं? साफ साफ बता। तो फिर मेरा भी फैसला आप सुन ही लीजिए। नहीं, मैंने सुलेखा से प्रेम किया है और मैं आपकी तरह अत्याचारी नहीं बनना चाहता। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज से मैं तुझे अपनी सारी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। जा, अब जा इस घर से और उसी घर में रहना, हवेली में घुसना भी मत। निकल यहाँ से। जमींदार वहाँ से चला गया। रतन की आंखों में आंसू थे। सुलेखा घबरा गई। रतन, अब क्या करोगे? चिंता मत करो सुलेखा, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अपने प्रेम के लिए अपने पिता से ही नहीं बल्कि पूरे समाज से लड़ सकता हूँ। सुलेखा अपने घर चली गई। वहाँ पहुँचते ही चंद्रलेखा उससे बोल पड़ी, तुम रोज रोज जंगल जा रही हो, आखिर ऐसा क्या है वहाँ? पहले तो तुम्हें जंगल से कोई लगाव नहीं था। मुझे जंगल में शांति मिलती है। मुझे सब पता चल गया है। जंगल में जमींदार ने जो तमाशा किया उसकी खबर मुझे मिल चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जमींदार के बेटे से प्रेम करने की, जिसने हमारे पिता को मारा? सुलेखा अब चुप नहीं रही। मैं अब बच्ची नहीं रही दीदी, मुझे अच्छा बुरा समझ आता है। रतन अपने पिता जैसा नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। रतन के अंदर भी जमींदार का खून दौड़ रहा है। पिता का असर पुत्र पर जरूर आता है। दीदी, ये जरूरी नहीं कि जैसे पिता हो वैसा ही पुत्र भी हो। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारा विवाह रतन से हरगिज होने नहीं दूंगी। आप होती कौन है मेरी जिंदगी के फैसले लेने वाली? 10 साल मुझे 2 वक्त का खाना क्या खिला दिया? आप मुझ पर अधिकार जताने लगी। बड़ी बहन है, कोई भगवान नहीं। चंद्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने नन्हे कंधों पर भारी बोझ रखकर इस घर को चलाया, धरती का सीना चीरकर अन्न उगाया ताकि मेरी छोटी बहन भूखी न रहे, किसी के आगे हाथ न फैलाए। और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेने वाली कौन होती हूँ? सुलेखा बिना उत्तर दिए वहाँ से पैर पटकती चली गई और रात तक घर नहीं लौटी। रात में जब सुलेखा घर लौटी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, पता है ना? मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाती। चलो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। मुझे भूख नहीं है। अगले दिन सुलेखा गुस्से में गांव की ओर चली गई। उसने देखा कि रतन कंधों पर बोझ उठाए मजदूरी कर रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? जमींदार के पुत्र होकर मजदूरी क्यों? हाँ, मेरे पिता ने मुझे संपत्ति से बेदखल कर दिया है, हवेली से निकाल दिया है, तो क्या करूं? सुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुमसे अभी और इसी समय विवाह करूंगी। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? तुम्हारे प्रेम के खातिर जमींदार का बेटा मजदूर बन गया, लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैं विवाह करूंगा या नहीं। अब मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगा? मेरे पास ना तो संपत्ति है ना घर है, ये सवाल है। तुम रहने की चिंता मत करो। तालाब के किनारे हमारा घर इतना बड़ा है, वो किस काम आएगा? हम मंदिर में विवाह करेंगे।
लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन अभी भी हमारे खिलाफ है। अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों मंदिर गए और विवाह कर लिया। फिर सुलेखा रतन को लेकर अपने घर आई। आखिर तूने वही गलती की जिसका मुझे डर था। बकवास मत करो दीदी। इस घर पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा भी है। पिताजी के खेत, हमारे तालाब, सब पर मेरा उतना ही हक है जितना तुम्हारा। और अब मेरा पति रतन है, उस पर मेरा अधिकार है। तुम चाहकर भी मुझे और मेरे पति को इस घर से नहीं निकाल सकती। और अगर तुमने ऐसा किया तो गांव में पंचायत बैठेगी और फिर फैसला पंचों का होगा। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुझे माँ जैसा प्यार दिया था कि तू उसी मनुष्य के लिए मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी जिसका पिता पूरे गांव में अत्याचार के नाम से जाना जाता है? तुझे क्या हो गया है सुलेखा? ये वही रतन है जिसका बाप कब से हमारे तालाब और घर के पीछे पड़ा हुआ है, और तू अपना आधा हिस्सा ऐसे कैसे दे रही है? तो फिर पिताजी की कुर्बानी का क्या, माँ की मौत का क्या? सुलेखा का स्वर अब गुस्से में कांप रहा था। ये लो, मैंने इस कागज के टुकड़े पर अंगूठा लगा दिया है। रतन चाहे तो अभी और इसी समय मेरे हिस्से का आधा तालाब, आधा खेत, आधा ताला, आधा घर अपने नाम कर सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति इस घर में नीची नजरों से रहे। चंद्रलेखा को अपनी बहन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वो बिना कुछ कहे घर से निकल गई। चंद्रलेखा रोती हुई जंगल की ओर चलने लगी। उसके मन में सैकड़ों सवाल मचल रहे थे। काफी दूर जाने के बाद उसके कानों में एक आवाज पड़ी। अरे आगे कहाँ जा रही हो? क्या डूबने का इरादा है क्या? चंद्रलेखा जैसे होश में आई। वो झरने के किनारे खड़ी थी। अगर किसी ने ना रोका होता तो वो अब तक गिर चुकी होती। वो पीछे मुड़ी और देखा जमींदार खड़ा था, एक मक्कार मुस्कान के साथ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरा धन्यवाद देना चाहिए। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, जबकि मैं तुम्हारी जान लेने के इरादे से ही तुम्हारे पीछे पीछे कब से लगा हूँ। चंद्रलेखा चौंक गई। तो तुम्हारा मतलब जंगल में तुमने अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का नाटक किया था? बिल्कुल। अरे मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसे संपत्ति से बेदखल क्यों करता? ये तो बस तुम्हारा तालाब और घर हड़पने का एक षड्यंत्र था। आखिर तुम्हें उस तालाब से क्या चाहिए? तुम्हारे इरादे इतने नीच क्यों हैं? इसका रहस्य ना तो तुम्हारे पिता जानते थे और ना ही तुम कभी जान पाओगी। इतना कहकर जमींदार ने चंद्रलेखा को जोर से धक्का दिया। वो झरने में गिर पड़ी और पानी में बहती चली गई। झरने का पानी जंगल की नदी में जा रहा था। संजोग से वहीं एक साधु स्नान कर रहा था। ओह, लगता है ये झरने से गिरी है। साधु ने चंद्रलेखा को निकाला और अपनी कुटिया में ले जाकर उसका उपचार करने लगा। 2-3 दिन बाद चंद्रलेखा होश में आ गई। मैं जीवित हूँ। वो चारों ओर देखने लगी। तभी साधु वहाँ आ पहुँचा। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम सुरक्षित हो। भगवान ने मेरी जान क्यों बचाई? क्या तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की थी? चंद्रलेखा ने सब कुछ बता दिया। साधु चुप हो गया। क्या बात है, तुम तो सुखदेव की पुत्री हो, है ना? आप मेरे पिता को जानते थे? हाँ 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 हाँ, मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो जमींदार तुम्हारे घर और तालाब के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तुम्हें लगता है कि जमींदार तालाब इसलिए चाहता है क्योंकि तुम गांव वालों को उसका पानी देती हो। पर सच्चाई तो कुछ और ही है बेटा। राजा विक्रम के दादा राजा भैरव ने वो तालाब तुम्हारे दादा को भेंट किया था और एक रहस्य सौंपा था। उस तालाब के नीचे एक प्राचीन खजाना है, पर तुम्हारे पूर्वजों ने उसे कभी निकाला नहीं क्योंकि उन्हें डर था कि लालच उन्हें बदल देगा। जमींदार को इसका कैसे पता चला? उसके पिता राजा विक्रम के पिता के मित्र थे
हो सकता है कि किसी तरह से ये रहस्य उसके पास पहुंच गया हो। कभी मैं तुम्हारे गांव में रहता था और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं जंगल में तप करने चला गया। तो मुझे तुरंत वापस जाना चाहिए, मेरी बहन खतरे में है। सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं, तुम्हारी जान भी खतरे में है। क्या तुम्हें लगता है जमींदार तुम्हें जीवित छोड़ देगा? तो अब मैं क्या करूं? तुम यहीं रहो, मैं पहले गांव जाकर स्थिति का जायजा लेता हूँ। सुलेखा रात के समय कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। रतन, तुम आ गए? हाँ, मैं यहीं था। ये बताओ तुम इतनी उदास क्यों हो? 2 दिन हो गए रतन, दीदी अब तक घर नहीं आई। अरे तो क्या हुआ, शायद कहीं चली गई होंगी, आ जाएंगी, इतना क्यों सोचती हो? मुझे पहले लगा कि वो नाराज हो गई है, पर अब अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। मैंने गुस्से में दीदी को बहुत बुरा भला कह दिया था। ओहो, अब देखो चिंता मत करो, अगर आज रात तक नहीं आई तो हम दोनों मिलकर ढूंढने चलेंगे, है ना? रतन ने मेज से एक गिलास दूध उठाकर सुलेखा के हाथ में दे दिया। लो, ये दूध पी लो, पी लो, पी लो, पी लो, पी लो। 2 दिन से कुछ खाया नहीं ना तुमने, ऐसे में तो तुम और भी कमजोर हो जाओगी। लो लो, पियो पियो। मेरा खाने पीने का मन नहीं है रतन। देखो मेरी कसम है, अब थोड़ा सा पी लो। सुलेखा ने रतन की बात मानकर धीरे धीरे दूध पी लिया। दूध पीते ही उसका सिर घूमने लगा। रतन, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तभी रतन जोर जोर से हंसने लगा। मूर्ख, तुझे चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उस दूध में जहर मिला हुआ था। अब तेरा भी काम तमाम हो जाएगा। सुलेखा सन्न रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। ये तुमने क्या कर दिया रतन? तुम तो मुझसे प्रेम करते थे। तभी दरवाजा खुला और जमींदार अंदर आ गया। सुलेखा उसे देखकर चौंक गई। आप? हाँ, मैं। और अब सब साफ साफ सुन ले सुलेखा, मेरा बेटा तुझसे कोई प्रेम वेम नहीं करता। ये सब का सब नाटक था, और इस घर और तालाब को हड़पने का नाटक तू पहले ही कागजों पर अंगूठा लगा चुकी है। अब तू ही कानूनी वारिस है और तेरे मरते ही सब मेरा हो जाएगा। तेरी बहन को 2 दिन पहले मैंने ही झरने में धक्का दे दिया, अब वो कभी नहीं मिलेगी। अब सिर्फ तू बची थी और तुझे भी मेरा होशियार बेटा खत्म करने वाला है। सुलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे क्षमा कर देना दीदी, तुम सही थी। मैं ही पहचान नहीं पाई इन दोनों को। मेरी वजह से तुम गई और अब मैं भी जा रही हूँ। सुलेखा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अरे कुछ देर में ये मर जाएगी, इससे पहले सुबह हो इसे जंगल में फेंक आओ। गांव वालों से कह देंगे अपनी दीदी को ढूंढने गई थी, लेकिन ये भी वापस नहीं आई, किसी को शक नहीं होगा। हाँ। सुलेखा को जंगल में छोड़ने के बाद रतन और जमींदार ये सोचकर लौट गए कि अब उनके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट चुका है। मगर वो नहीं जानते थे कि उसी जंगल में वही साधु उस ओर आ रहा था। अरे, ये तो हरियापुर गांव का जमींदार है। और ये लड़का? ओह, ये लड़का जरूर उसका बेटा होगा। लेकिन ये लड़की कौन है जिसे इन्होंने जंगल में फेंका है? जमींदार और रतन के चले जाने के बाद साधु उस लड़की के पास गया। इसका चेहरा तो चंद्रलेखा से बहुत मिलता जुलता है और इसके शरीर की हालत बता रही है कि इसे जहर दिया गया है। ओह, अगर सही समय पर उपचार नहीं हुआ तो ये तो मर भी सकती है। साधु ने उस बेहोश लड़की को उठाया और अपनी झोपड़ी में ले आया। वहाँ पहले से मौजूद चंद्रलेखा उसे देखकर चौंक गई। साधु महाराज, ये तो मेरी छोटी बहन सुलेखा है। तो मेरा शक सही निकला। साधु ने सारी घटना बताई। चंद्रलेखा फूट फूट कर रोने लगी। इसका मतलब उन दोनों बाप बेटों ने मेरी बहन को जहर दिया। चिंता मत करो, मैं उसका उपचार करता हूँ। साधु जड़ी बूटियां लाया, उनका रस निकालकर सुलेखा को पिलाया। सुबह तक सुलेखा का जहर उतर गया
और वो होश में आ गई। मैं तो आपसे नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रही। आपने मेरा सब कुछ किया और मैंने आपके खिलाफ बगावत कर दी। तभी घोड़ों की आवाज आई। ये आवाज मैं पहचानता हूँ। जरूर राजा विक्रम और राजकुमार आदित्य होंगे। वो मुझसे मिलने अक्सर यहाँ आते रहते हैं। राजा विक्रम और राजकुमार आदित्य झोपड़ी में आए। उन्होंने चंद्रलेखा और सुलेखा को देखकर चौंकते हुए साधु की ओर देखा। ये कौन है साधु महाराज? साधु सारी घटना विस्तार से बताने लगा। घटना सुनकर राजा विक्रम और राजकुमार आदित्य की आंखों में क्रोध जल उठा। काश तुमने हमें पहले बताया होता, जमींदार इतना आगे बढ़ ही नहीं पाता। चलो अब हमारे साथ चलो। राजा विक्रम, राजकुमार आदित्य, चंद्रलेखा, सुलेखा और साधु गांव पहुँचे। जमींदार और रतन दोनों बहनों को जीवित देखकर चौंक गए। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। राजकुमार आदित्य ने तलवार निकाली और रतन की गर्दन पर रख दी। अगर झूठ बोला तो एक क्षण में तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा। सच बोलो। क्षमा कर दीजिए राजकुमार। अब सब हमारी ही साजिश थी। मैं सुलेखा के पिता के तालाब के नीचे के खजाने को पाना चाहता था, इसीलिए उसका घर छीना और मैंने ही उसके पिता को गड्ढे में धक्का दिया था। रतन ने ही प्रेम का नाटक कर सुलेखा से विवाह किया और उसे जहर दे दिया। 2 दिन पहले मैंने चंद्रलेखा को झरने से गिरा दिया था। मुझे लगा अब कोई बाधा नहीं रही, सब मेरा ही किया धरा है। क्षमा कर दीजिए महाराज। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। तुम दोनों ने बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा विक्रम ने तलवार चलाई और जमींदार और रतन की गर्दनें धड़ से अलग कर दी। गांव वाले ये दृश्य देखकर सहम गए। यही न्याय था। राजा विक्रम रतन जैसा भी था, सुलेखा का पति था। आपने उसे मृत्यु दंड दिया, ठीक किया। लेकिन अब सुलेखा का क्या होगा? मैं सुलेखा से विवाह करूंगा। नहीं राजकुमार, अगर आपको विवाह करना है तो मेरी बड़ी बहन चंद्रलेखा से कीजिए। उसी ने मेरे लिए सब कुछ किया है। मेरी चिंता मत कर, विवाह तेरा ही होगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपना तालाब और घर नहीं छोड़ सकती। अब मुझे पता है कि तालाब के नीचे खजाना है। मैं वो खजाना निकालकर गांव की भलाई में लगाऊंगी। गांव वाले खुश होकर झूम उठे। आदित्य और सुलेखा का विवाह मंदिर में संपन्न हुआ। दोषियों को सजा मिली। सुलेखा रानी बनकर महल में रहने लगी और चंद्रलेखा गांव की जमींदार बन गई। कुछ वर्ष बाद चंद्रलेखा ने भी गांव के सबसे सुंदर दिखने वाले और सबसे अच्छे युवक, जो कि एक किसान था, उससे विवाह कर लिया।